नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर प्रधानमंत्री का जोर। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की दावेदारी सबसे मजबूत। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज। मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली में फसल नुकसान का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिया जायजा। किसानों के लिए मदद का ऐलान। 20,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा मुआवजा। पनामा में कास्त्रो और ओबामा की मुलाकात। मानवाधिकार और आतंकवाद पर बन सकती है सहमति। पिघलने लगी है 5 दशकों से जमी बर्फ। और अजलान शाह हॉकी कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत। तीसरे स्थान के लिए दक्षिण कोरिया से खेलेगा भारत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की धरती से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की जोरदार पैरवी की है। उन्होंने कहा कि यह भारत का हक है। पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव को वक्त का तकाजा बताया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया के लिए भारत की मौजूदा ताकत की अनदेखी करना मुश्किल है। पेरिस में भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरजोर तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस पद के लिए भारत की दावेदारी को सबसे मजबूत बताया। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा। ये देश अपना हक मांगेगा और हक विश्व में शांति का संदेश बुद्ध और गांधी की भूमि जिस प्रकार से दे सकती है, शायद ही और कोई इतना मॉरल अथॉरिटी है जो दुनिया को एक ताकत दे सके, संदेश दे सके। 24 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के गठन के 70 साल पूरे होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र के पास भारत जैसे शांति प्रिय देश को मान्यता देने का एक मौका है। शांति का झंडा उठा करके चलने वाला ये देश, शांति के लिए जीने मरने वाला ये देश, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए तरस रहा है। लंबे वक्त से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 देश रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम स्थायी सदस्य हैं और 10 देशों को 2 साल की अवधि के लिए अस्थायी सदस्यता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 3 देशों के विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में शनिवार को भारत को असीम संभावनाओं वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के निवेशकों को यहां आना चाहिए, अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस दौरे पर दोनों देशों के बीच नागरिक विमानों और रक्षा जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टरों की खरीद का रास्ता साफ हुआ। दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा में सहयोग समेत 17 समझौते भी किए। इसमें रेल, स्मार्ट सिटी और अंतरिक्ष में सहयोग शामिल है। फ्रांस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलूज स्थित एयरबेस के कारखाने का दौरा किया। भारत की कई निजी कंपनियां एयरबस के विमान का उपयोग करती हैं और प्रधानमंत्री की नजर एयर इंडिया के लिए भी इन विमानों के उपयोग पर है। इससे एयरबस नागरिक विमान और सेना के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर के भारत में निर्माण की संभावना बढ़ी है। Airbus is a company which has been working with different Indian companies, so we see it as a partner for technology transfer and for investments. That is very much a thought as we put this program together. भारत और फ्रांस की कंपनियां मिलकर भारत में रक्षा उपकरण बनाएगी और साथ ही साथ रक्षा तकनीकों का विकास भी करेंगी। इस संदर्भ में आज मेरी फ्रांस के डिफेंस कंपनी से काफी विस्तार से बातें हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के अंतरिक्ष स्टेशन CNES भी गए। भारत और फ्रांस पहले ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। उनका इरादा
भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को नए स्तर पर ले जाना है। Stabilité, de sécurité, de paix, et c'est la raison pour laquelle la France soutient l'Inde pour que ce grand pays devienne membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et puisse être associé, comme c'est le cas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के लिली में प्रथम विश्व युद्ध के स्मारक का भी दौरा किया है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के 10,000 सैनिकों की याद में बनाया गया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों ने 17 अहम समझौते किए थे। इन समझौतों में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, स्पेस रिसर्च, विज्ञान और तकनीक, मरीन टेक्नोलॉजी, आर्थिक, वीजा नियम, पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत 17 साल बाद राफेल जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान कुल 36 राफेल विमान खरीदने पर सहमति बनी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक इन्हें वायुसेना में शामिल करने में 2 साल का वक्त लगेगा। भारत और फ्रांस में हुए 17 समझौतों में सबसे बड़ा करार राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का है। करीब 700 करोड़ रुपए के इस सौदे में भारत को 36 राफेल विमान मिलेंगे। इससे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की भारतीय वायुसेना की मांग पूरी होगी। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। राफेल चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये 2500 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ ये जमीन से हवा और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ले जाने में सक्षम है। 4700 किलो ईंधन ले जाने की क्षमता राफेल में है। एयरबेस के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ये उड़ान भर सकता है। इसमें हवा में फ्यूल भरने की क्षमता भी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक भारत को ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है जो उसे पारंपरिक शत्रुओं पर निर्णायक बढ़त दे सकें। Is an extremely positive decision and a decision which was needed because the RFP procedure was going round and round. We have not purchased any major new generation aircraft for 17 years now. डेसाल्ट एविएशन से 126 राफेल विमान खरीदने के लिए बातचीत 2012 में शुरू हुई थी। ये सौदा करीब 12 अरब डॉलर का है। डेसाल्ट एविएशन ने भारत में बनने वाले 108 विमानों की गारंटी देने से इनकार कर दिया, इसलिए ये बातचीत अटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन के विदेश दौरे के दूसरे पड़ाव में आज जर्मनी के हनोवर शहर पहुंचेंगे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ मिलकर हनोवर औद्योगिक मेले का प्रधानमंत्री उद्घाटन भी करेंगे। इस मेले में भारत साझीदार देश के रूप में भाग ले रहा है। अब कुछ देश की खबरें छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली मुठभेड़ के बाद देर रात मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से बात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस ने इसे सूचना तंत्र की विफलता करार दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पेडमाल इलाके में हुई नक्सली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घायल जवानों को एयर एम्बुलेंस से जगदलपुर इलाज के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खुद हालात का जायजा लिया। पुलिस की मदद के लिए सीआरपीएफ के अतिरिक्त टीम को मौके पर रवाना किया जा चुका है। उस पूरे इलाके में और मजबूती के साथ हमको अपना काम करना पड़ेगा, ज्यादा सावधानी के साथ करना पड़ेगा और ये हम सबके लिए दुर्भाग्यजनक है। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे राज्य सरकार की नाकामी करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने इस घटना को सूचना तंत्र की बड़ी विफलता बताया। नक्सली को हेलीकॉप्टर से नहीं गए हैं, वो पैदल गए हैं और आपके पास इतने सारे हथियार है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, तो आपने उसे घेरने का क्या प्रयास किया? इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। पहाड़ी के ऊपर से कुछ वहाँ पर नक्सलवादी थे, ये सर्च में निकले थे और ऊपर से फायरिंग किया, जिसमें कितने लोग शहीद हुए। और मैं बार बार यही अपील करता हूं कि हिंसा का रास्ता लोग छोड़ें। हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे
जो शासन को करना चाहिए वो करेंगे। शनिवार को नक्सलियों से मुठभेड़ में एसटीएफ के 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जबकि 10 जख्मी हुए। मुठभेड़ नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले पिडमेल इलाके में उस वक्त हुई जब एसटीएफ के जवान गश्त पर थे। इस दौरान घात लगाकर बैठे सैकड़ों नक्सलियों ने अचानक सुरक्षा बलों की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। जिले में पहले भी पुलिस और सीआरपीएफ पर कई हमले हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने घाटी में वापसी को अपना अधिकार बताया है। इस मुद्दे पर आज कश्मीरी पंडितों ने शनिवार को उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया और राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बदले रुख की भी आलोचना की। उधर श्रीनगर में अलगाववादियों ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग बस्ती के विरोध में बंद का आह्वान किया। जिस कश्मीर को खुदा दीजिए, वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खुदा दीजिए, वो कश्मीर हमारा है। विस्थापित कश्मीरी पंडित घाटी में वापसी के मामले पर हो रही राजनीति से नाराज हैं और इसी के विरोध में उन्होंने अपना विरोध जताया। वो कौन है कि जो डिक्टेट करते हैं हमें टर्म्स एंड कंडीशंस? हमारा एक प्रॉपर कुछ एजेंडा बने जिसमें प्रॉपर एक टर्म्स कंडीशंस हो कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी इन केस हम लोग वापस जाते हैं वैली में। कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से भी नाराज हैं। सईद ने पहले घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग बस्ती बसाने पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में अलगाववादियों और विपक्ष के दबाव के आगे झुकते हुए उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। इस मामले में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम जैसे दल भी अलगाववादियों के साथ खड़े दिख रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को अलग कॉलोनी की बजाय मिलीजुली आबादी में बसाने के पक्षधर हैं। उधर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करेगी। ये कश्मीरी पंडित समुदाय की सहमति से होना चाहिए और वापसी में 2 बिंदुओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। एक तो ये कि सुरक्षित वापसी विद सिक्योरिटी और दूसरी ये कि सम्मानजनक वापसी विद डिग्निटी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मंगलवार को ही दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की थी और कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी पर सहमति जताई थी। राज्य में बीजेपी और पीडीपी की मिलीजुली सरकार है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जनहित याचिकाकर्ताओं को लेकर दिए वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर कई वरिष्ठ वकीलों और राजनेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अरुण जेटली ने शुक्रवार को गांधीनगर में कहा था कि सरकारी विकास परियोजनाओं के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने वालों के लिए धन के स्रोत की जानकारी जरूरी बनाई जानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि सरकारी परियोजनाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं से विकास पर विपरीत असर पड़ता है। गांधीनगर में शुक्रवार को एक सम्मेलन में अरुण जेटली ने कहा, ऐसी पीआईएल करने वालों के लिए धन के स्रोत को जाहिर करना जरूरी बनाया जाना चाहिए। That it should not be a bad idea if it is made mandatory that everybody who files such public interest litigations which are intended to stop developmental activity in India also disclose as a part of mandatory disclosure what their funding sources are. वित्त मंत्री के बयान पर वकीलों के साथ राजनीतिक दलों ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी। और इससे ये साफ साफ दिखता है कि सरकार डरी हुई है। सरकार ये नहीं चाहती कि उनके कामकाज के ऊपर किसी तरह की निगरानी रखी जाए और सरकार जो अपनी सारी पारदर्शिता है उस पारदर्शिता को इस मुल्क में खत्म करना चाहती है। ये इस गवर्नमेंट की जो चाल है कि जो पीआईएल है उनको खत्म किया जाए ताकि जो लोग गरीबों के भले के लिए काम करते हैं उनको डिस्करेज किया जाए, उनको किसी तरह से ये रोका जाए ताकि वो गरीबों के भलों के लिए काम ना करें और बिल्कुल ये सरकार की मनमर्जी हो। वित्त मंत्री के इस बयान से एक दिन पहले ही सरकार ने एनजीओ ग्रीन पीस की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी। ग्रीन पीस पर कई सरकारी विकास परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चलाने के लिए विदेशों से फंडिंग लेने के आरोप लगे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीआईएल करने वालों को 5 सितारा कार्यकर्ता बताते हुए न्यायाधीशों को उनसे सतर्क रहने की सलाह भी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान के मामले में भारी भरकम मुआवजे का ऐलान किया है। मुंडका में हुई किसान रैली में उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ पर 20,000 रुपए के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। केजरीवाल ने इससे पहले कई गांवों का दौरा किया और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए भी विचार चल रहा है। दिल्ली के किसानों को खाद और बीज पे सब्सिडी नहीं मिलती, तो मैंने उनसे कहा है भाई हमें दिल्ली के किसानों को भी खाद और बीज की सब्सिडी देनी है। तो उन्होंने पूरी रूपरेखा बनानी तैयार कर दी है और जल्दी उसके ऊपर भी हम लोग घोषणा करने वाले हैं। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे, युद्धग्रस्त यमन में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। My father was a botanist, you know. उन्होंने हमें सिखाया था, don't hesitate to do something as long as you're not doing something wrong. दुनिया में मुझे यही सब कुछ नहीं होता। तो माया को नहीं समझती हो? मैं लड़की हूँ इसलिए माया का दिल तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला कितना तो बता के जा, किसे खेल कहूँ या प्यार कहूँ मुझे ये समझा के जा। Try it. Make an effort. It's okay. Do it. ये दुनिया रूप की चोर, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे, ये दुनिया रूप की चोर। मैं हूँ कामिनी कौशल, आइए मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। देश की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में सीमा पर पाकिस्तानी तस्करों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। बीएसएफ के डीआईजी आरपीएस जसवाल के मुताबिक अटारी वाघा बॉर्डर के पास छिपे हुए तस्करों ने गश्ती वाहन को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसका बीएसएफ ने भी माकूल जवाब दिया। मुठभेड़ के बाद इलाके में छापेमारी की जा रही है। पंजाब सीमा पर इलेक्ट्रिक तार की बाड़ लगी होने के बावजूद भारतीय और पाकिस्तानी तस्कर यहां से मादक पदार्थों की तस्करी करते रहते हैं। बीएसएफ ने इस मामले में पाकिस्तान रेंजर्स के साथ शाम को फ्लैग मीटिंग पर इसका विरोध भी जताया। 407 व्हीकल में 12 व्यक्ति थे और स्मगलर्स की तरफ से भी फायर हुआ, हमारी तरफ से भी फायर हुआ और 3 जवान जिसमें इंजर्ड हुए हैं। उसके अलावा जो है सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पार्टी के नेता मोहम्मद कमरुज़्ज़मा को शनिवार को फांसी दे दी गई। उन्हें ढाका की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। कमरुज़्ज़मा को युद्ध अपराध का दोषी पाया गया था। युद्ध अपराध के लिए बने ट्राइब्यूनल ने मई 2013 में कमरुज़्ज़मा को नरसंहार का दोषी करार दिया। उन्होंने राष्ट्रपति से क्षमादान मांगने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश में युद्ध अपराध में फांसी की सजा पाने वाले वो दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले 2013 में जमाते इस्लामी के नेता अब्दुल कादर मुल्ला को फांसी दी जा चुकी है। अफगानिस्तान के हेरात में शनिवार को एक स्कूल में बच्चों को दूषित भोजन परोसने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल के बाहर लगे ठेले से खाना खाने के फौरन बाद 100 छात्रों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस बात पर गौर कर रही है कि खाने में जहर था या नहीं। पुलिस को शक है कि खाने को जानबूझकर दूषित किया गया। अफगानिस्तान में इससे पहले भी सेना और पुलिस को जहर देने के मामले सामने आ चुके हैं।
हर बीते घंटे के साथ यमन के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रविवार को हुई हिंसा में एक भारतीय भी मारा गया। ये पहली बार है जब यमन में किसी भारतीय पर हमला हुआ है। रेड क्रॉस भी मदद की दूसरी खेप लेकर यमन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में पहुंच चुका है, लेकिन लगातार जारी हवाई हमलों से घायलों को मदद देने में मुश्किलें आ रही हैं। रेड क्रॉस का ये दल अदन और उसके आसपास के इलाकों में मदद करने पहुंचा है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन सबसे ज्यादा हवाई हमले इसी जगह पर कर रहा है। शनिवार को हुए संघर्ष में 42 लोगों की मौत हो गई। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के प्रतिनिधि ने कहा कि युद्ध तुरंत रोकना चाहिए और यमन के लोगों को चिकित्सा की जरूरत है। We just received today 35 tons of assistance, a bit more than 32 tons of medical assistance. The rest is for water sanitation generator. सऊदी अरब ने कहा है कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि ईरान सहित हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन यमन को अंधेरे कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। الشيء الكافي أن من يدرب ويمول ويدعم هذه الميليشيات هي الحكومة الإيرانية والميليشيات التابعة لها مثل حزب الله. सऊदी अरब गठबंधन को हवाई हमलों में अमेरिका का पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछले 18 दिनों में सऊदी अरब सना और अदन के 1200 ठिकानों पर हमले कर चुका है। إحصائية أولية قوات الجوية للتحالف نفذت إلى خلينا نقول إلى ظهر هذا اليوم ما يقارب 1200 طلعة جوية. इस बीच शनिवार को पहली बार यमन से एक भारतीय के मारे जाने की खबर आई है। चंडीगढ़ के रहने वाले मनजीत सिंह की अदन में हुए एक धमाके में मौत हो गई। उनके शव को भारत लाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यमन में 19 मार्च से जारी हिंसा में अब तक 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि करीब 3000 लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मिस्र की एक अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख मोहम्मद बदी और 13 दूसरे लोगों की मौत की सजा बरकरार रखी है। इन लोगों पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। साथ ही अमेरिकी मूल के मिस्र के नागरिक मोहम्मद सुल्तान को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर ब्रदरहुड की मदद करने और अफवाहें फैलाने का आरोप है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 2013 में हटाने के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड पर कार्रवाई शुरू की गई थी। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को देश के साथ टकराव और अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए भड़काया है। अमेरिका और क्यूबा के राष्ट्रपति 5 दशक बाद एक दूसरे से मिले तो दोनों देशों के संबंधों पर पिछले 54 साल से जमी बर्फ पिघलने लगी। पनामा में क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे ऐतिहासिक बताया, तो राउल कास्त्रो ने भी इसे अमेरिका के साथ संबंध सुधार की दिशा में एक अहम कदम करार दिया है। राष्ट्रपति ओबामा और राउल कास्त्रो के बीच हाथ मिलाने की ये तस्वीर अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में ऐतिहासिक पल साबित हो सकता है। दशकों बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो शनिवार को पनामा में मिले तो पुराने गिले शिकवों को भुलाकर रिश्तों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। हालांकि ओबामा ने साफ किया कि मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार को लेकर वो क्यूबा पर दबाव बनाना जारी रखेंगे। This is obviously a historic meeting, but I think what we have both concluded is that we can disagree with a spirit of respect and civility, and that over time it is possible for us to turn the page and develop a new relationship between our two countries. क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने भी वॉशिंगटन के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि क्यूबा मानवाधिकार समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहा है। Es decir que estamos dispuestos a hablar de todo con paciencia, con mucha paciencia. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no. Very patient. Some things we will agree on, others we will disagree. हालांकि क्यूबा के विदेश मंत्री ने रिश्तों को सामान्य करने के लिए जल्द से जल्द क्यूबा पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाए जाने को जरूरी बताया। साथ ही अमेरिका से क्यूबा को आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की सूची से निकालने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा। तो ऐतिहासिक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ओबामा ने साफ किया कि विदेश मंत्रालय की सिफारिशों को देखने के बाद ही वो इस मामले पर नीति का ऐलान करेंगे। The issue of the state sponsor of terrorism list, as you know, the State Department has provided a recommendation. It's gone through our interagency process. I'll be honest with you, I have been on the road, and I want to make sure that I have a chance to read it, study it,
before we announce publicly what the policy outcome is going to be. क्यूबा क्रांति के बाद अमेरिका समर्थित तानाशाह फुल्जेंकियो बतिस्ता को जनवरी 1959 में देश छोड़ना पड़ा और फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की कमान संभाली। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव शुरू हो गया। 1959 में फिदेल कास्त्रो और अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। इसके 2 साल बाद ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खत्म हो गए, लेकिन राष्ट्रपति ओबामा और राउल कास्त्रो की इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज तीसरे स्थान के लिए भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। आज ही खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। शनिवार को मलेशिया के इपोह में भारत ने अंतिम लीग मैच में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हरा दिया। भारत के जीत के हीरो रहे फॉरवर्ड खिलाड़ी निकिन थिमैया, जिन्होंने हैट्रिक लगाई। भारतीय खिलाड़ी वी रघुनाथन ने पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाते हुए बढ़त दिला दी। निकिन ने 23वें, 32वें और मैच के आखिरी मिनट में गोल किया। अजलान शाह टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की मई 2010 के बाद ये पहली हार है। उस समय भी भारत ने ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को 4-3 से हराया था। इस हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर प्रधानमंत्री का जोर। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की दावेदारी सबसे मजबूत। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज। मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली में फसल नुकसान का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिया जायजा। किसानों के लिए मदद का ऐलान। 20,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा मुआवजा। पनामा में कास्त्रो और ओबामा की मुलाकात। मानवाधिकार और आतंकवाद पर बन सकती है सहमति। पिघलने लगी है 5 दशकों से जमी बर्फ। और अजलान शाह हॉकी कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत। तीसरे स्थान के लिए दक्षिण कोरिया से खेलेगा भारत।